अभी मैंने बोला था ना जो अपना वो कौन था, रदरफोर्ड था। तो रदरफोर्ड क्या कह रहा था कि एक गोल्ड की फॉइल लेके आओ। तो गोल्ड की फॉइल होगी तो उसके अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे, ठीक है। गोल्ड के एटम्स होंगे तो बीच में न्यूक्लियस होगा, साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जैक्टली मैंने उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए जितने की गोल्ड में होते हैं, ठीक है। रफली मैंने इलेक्ट्रॉन्स समझाने के लिए आपको कुछ भी बना दिए, ठीक है। प्रोटॉन से एक ही बनाया था, थोड़ा होता है एक प्रोटॉन होता है, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन मैंने रफ एक डायग्राम बनाया कि आपको समझ आए कि एटम्स है यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड के एटम्स हैं। तभी हुआ क्या, हाँ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की रेज निकलेंगी, अल्फा पार्टिकल ऐसे पॉजिटिव होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे निकलेगा, ठीक है, तो कोई बीच में रुकेगा इसको? बीच में तो खाली जगह है, कोई रोकेगा ही नहीं इसको। अब एक अल्फा पार्टिकल और निकला ऐसे, बीच में किसी ने रोका? नहीं। फिर अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलेगा, अभी रोका? नहीं। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकले, ओ रुक गया, रुका नहीं, थोड़ा बैक हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही और अल्फा पार्टिकल निकले, फिर सीधे और निकले, सीधे और निकले, एकदम बीच में से टकराए, जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, ठीक है। अब ये सारी बात समझाऊंगा। क्रिकेट खेला कभी? हाँ सर। बस ध्यान रखना बेटा। देख, अगर बैट के एकदम बीचों बीच बॉल लगे तो शॉट बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है समटाइम की स्ट्रेट शॉट खेले, मतलब बहुत रेयर होता है स्ट्रेट शॉट खेलना, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेट शॉट खेलते हैं तो एकदम मिडल में लगे तभी बेटर शॉट आता है, पता है। अब जो बैट होता है वो बॉल से भारी होता है, हल्का भारी, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब जो अल्फा पार्टिकल्स मैंने भेजे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब ये है कि जो एटम है वो मैक्सिमम खाली पड़ा है। खाली तो देखना, खाली पड़ा ना सारा, तो स्ट्रेट निकल गए। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े बेंड हुए, तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उसको रिपेल कर रही है। रिपेल कर रही है इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। हाँ भाई, रिपेल कर रही है। और बीच में कोई ऐसी चीज है, एक ऐसी इतनी हैवी चीज है जो उसको बाउंस बैक कर रही है, वापस की वापस। एक बाउंस बैक करती है, कोई भारी चीज होगी तो भी तो बाउंस करेगी। अगर मान ले एक बॉल दूसरी बॉल को जाके टकरा दो, वहीं गिर जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन एक बैट है, भारी बैट होता है, और एक हल्की, उसके कंपैरेटिवली हल्की बॉल, जब दोनों टकराएंगे तो बैट में रहेगा, बॉल वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब बीच में कोई भारी चीज है। पहली बात क्या समझ आई? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि लाइट सीधी निकल गई, जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए। सेकंड थिंग, बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन के लिए आता है, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरी चीज, कोई चीज ऐसी है बीच में कि बहुत भारी है जो रिपेल कर रही है उसको। क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। यहां तक क्लियरिटी पहुंची अपने दिमाग में, ठीक है, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने कुछ बातें कही थी जिससे अभी हमें समझ आ रहा है कि एटम एक्चुअली में कैसा दिखता है। एक हमने दिमाग में इमेज बनाई कि हाँ भाई उसके आसपास बिल्कुल खाली होगा, ठीक है, बीच में कोई भारी चीज होगी। जब भार किसका हो, भार किस मतलब किस चीज से भार बनता है एटम का? मास किस चीज से बनता है एटम का? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना इकट्ठे होकर किसी एक जगह पे बैठे, इसीलिए तो बॉल टकरा के वापस आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसने ये भी एक इन्फ्रेंस निकाला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्री है, खाली है, और बीच में कोई हैवी सब्सटेंस है, बीच में कोई पॉजिटिव सब्सटेंस है, और वो टकरा के वापस आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियरिटी होगी। रदरफोर्ड समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रदरफोर्ड। इसने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। किसका? गोल्ड फॉइल। अब ना जरा ध्यान से सुनना। हमने बोला कि भैया न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है एज कंपेयर टू एन एटम। एक न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है एज कंपेयर टू एन एटम? क्या ना, एटम एक एग्जांपल के लिए एटम को आप मान लो सिमिलर टू फुटबॉल स्टेडियम, मैंने मान लिया। अब क्या ना, न्यूक्लियस समझना, एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर एक फुटबॉल पड़ी है, फुटबॉल स्टेडियम में एक फुटबॉल पड़ी है, जो फुटबॉल है वो न्यूक्लियस है, और जो एटम है वो पूरा फुटबॉल स्टेडियम। तो सोचो, एटम बहुत बड़ा है और उसके बीच में न्यूक्लियस बहुत छोटा है। और इतना छोटा, अगर मैं एक एंड से फुटबॉल स्टेडियम से देखूंगा फुटबॉल को तो शायद दिखे भी नहीं, इतना छोटा, ठीक है। और सारा मास कंसंट्रेटेड किसमें है? न्यूक्लियस में। क्लियरिटी पहुंची यहां तक अभी? लेकिन ना यहाँ पे ना स्टेबिलिटी नहीं आई बात में। यार कुछ इलेक्ट्रॉन की ना, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, बड़ी तेजी से भागेंगे, ठीक है ना। उसने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन बार बार भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर बार बार भाग रहे हैं, रदरफोर्ड से आगे ही पूछा गया, तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन बार बार भाग रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, भाग रहे हैं क्योंकि वो कैसा मोशन कर रहे हैं? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि बार बार अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। एक बात बता, एक कार ले ली मैंने, टाटा नैनो,
अब कार का मतलब हमारे लिए वही है। अब मेरे पास टाटा नैनो आई और जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, ठीक है, मैंने एक्सेलरेट करा उसको, एक्सेलरेट जितनी जोर जोर की एक्सेलरेट करूंगा हाई स्पीड पे जाएगी, और जब हाई स्पीड में जाएगी तो क्या उसका पेट्रोल इजीली खत्म हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा जल्दी यूज होगी और उसका पेट्रोल कैसा हो जाएगा? जल्दी खत्म होगा। लेकिन मैं उसको 45 की स्पीड पे चलाऊं हाईवे पे, जब माइलेज आएगी, ज्यादा देर तक गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, और ज्यादा दूर तक चलेगी या नहीं चलेगी, उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ या नहीं? ठीक है। तो इसने बोला कि रदरफोर्ड अंकल, आप ये बता रहे हो कि वो एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी तो एनर्जी होती है, अगर वो इतनी तेजी से चलता रहेगा और अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा, वो थक नहीं जाएगा? और थक जाएगा जब, तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच नहीं लेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपने पास जब ये खींचेगा तो ब्लास्ट होगा, एटम खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। इसमें कोई ब्लास्ट दिख रहा तुम्हें होता हुआ? नहीं हो रहा। पता क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने ही ऑर्बिट में और प्रोटॉन बीच में बैठा हुआ है। जिस दिन ये थक गए उस दिन ये अंदर। इसको बेस्ट एग्जांपल समझो, जिस दिन अर्थ ने गोल गोल घूमना बंद कर दिया ना, उस दिन ये सन के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है उसके अंदर एक फोर्स आता है विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और जो सन अर्थ को खींच रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोगों ने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, जितनी फोर्स से वो खींचता है उतनी तेजी से वो घूमता है, कि जिसकी वजह से मैं अंदर ना जा पाऊं। ऐसा ही होता है मून के साथ। जो मून हमारे आसपास घूम रहा है ना, वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि जिस दिन वो घूमना बंद हो अंदर, जिस दिन वो घूमना बंद हो जाएगा, अर्थ से तेज की बात नहीं कर रहा, वो इतनी स्पीड से घूम रहा है कि अर्थ की ग्रेविटेशन को ओवरकम कर सके, ठीक है, उतनी तेज से घूम रहा है। अगर वो धीरे घूमना शुरू हो गया या वो घूमना बंद हो गया, सीधा अर्थ में आकर टकराएगा ठाम। यही बात हमने उसको समझाई रदरफोर्ड को कि अंकल आप बोल रहे हो कि एक्सेलरेटेड मोशन के साथ चल रहा है, एक्सेलरेटेड करेगा तो वो थक जाएगा एक दिन, एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो तो ठाम आके बजेगा। ठीक है। तो वो कहता बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर सही क्या बात है? आपने इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं बताई कि एटम स्टेबल कैसे होता है। बताया इसने क्या? स्टेबिलिटी नहीं। तो एक नेक्स्ट कह सकते हैं एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया हम लोगों को बोहर, नील बोहर नाम है उसका। क्या नाम है? नील बोहर। अच्छा, नील बोहर के बारे में आपको पहले ही ऑलरेडी सब कुछ पता है। पता है उसने क्या बताया? कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी एनर्जी लेवल में घूम रहे हैं। एनर्जी लेवल का नाम LMN। पता है सब बातें? पता है ना? तो नील बोहर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो नील बोहर ने क्या बोला था? हर एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी एनर्जी लेवल के अंदर घूम रहे हैं और उनके एनर्जी लेवल का नाम क्या है? KLMN। क्लियरिटी हुई यहां तक? ठीक है। और अब जो KLMN है उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगों को मैंने सिखाए थे? जब मैंने आपको सिखाए थे, ध्यान से सुनना, वो इलेक्ट्रॉन्स 20 तक को एडजस्ट करना सिखाया था मैंने आपको। उसमें ऐसे रहता था 2 8 8 16। ठीक है। ये जब हम एडजस्ट करते हैं ना बेटा उनको इलेक्ट्रॉन्स को, तब ये चलता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है कि वो बोले हीलियम को एडजस्ट करके दिखाओ तो हम ऐसे चलाएंगे, वो बोले अर्गन को एडजस्ट करके दिखाओ हम ऐसे चलाएंगे, वो बोले कैल्शियम को करके दिखाओ हम ऐसे चलाएंगे। लेकिन अगर उसने मेरे से पूछ लिया कि के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैं बोलूंगा 2। वो बोले अगर मेरे को कि एल शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने कहा 1 मिनट रुको मैं कैलकुलेट करके बताऊं। आधा तुम्हें कैलकुलेट करना तो फिर सीखो। फॉर्मूला होता है 2n की स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर। अभी n क्या पता है? नंबर ऑफ शेल। शेल या ऑर्बिट एक ही बात है। एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल, ऑर्बिट एक ही बात होती है। पता ना, एनर्जी लेवल में घूम रहे अपने अपने। इसको भी और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं 2 मिनट में। नंबर ऑफ शेल मतलब देखो k पहला शेल है, l सेकंड, l की पूछ रहा था ना मैं कैलकुलेशन, तो 2 का स्क्वायर ऐसे है ना, n की जगह 2 डाल दिया। अब 2 2 जा क्या हो गया? 4 4 2 जा 8, तो l में कितने आएंगे? 8। अब ऐसे उसने पूछा कि m में कितने आएंगे, मतलब 1 सेकंड रुको अंकल, 2n का स्क्वायर, n कितना है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 2 18। तो m के अंदर 18 आ सकते हैं। तो लेकिन सर आपने तो 8 डाले थे। बेटा मैं बता रहा हूं ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को हम जब एडजस्ट करते हैं तब ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। तो उनकी एनर्जी ऐसे चलती है। जब आप आगे इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो उनको ऐसे ही एडजस्ट करोगे, 2 18 32 ऐसे करके चलती है। ठीक है।
तो ऐसे ही अगर आपसे वो बोले 2n² के हिसाब से फोर्थ बताओ, n का बताओ, तो आप करोगे 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 16 2 जा 32। क्लियर है? आई बस। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सब वो पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये वाला वो कभी पूछेगा नहीं, ये वाला आप परफॉर्म करोगे हमेशा। वो कभी बोलेगा ना अर्गन का बताओ कैसे करोगे, ठीक है, वो कभी बोलेगा कि कैल्शियम का बताओ कि उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेट करोगे। कॉन्फ़िगरेट करने के लिए ये यूज करते हैं। और अगर उसने गलती से मेरे से कभी पूछ लिया कि K11 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं 2n² का फॉर्मूला लगा के सब बता दूंगा उसको। फिर अगर अगले जा सकते हैं इससे ज्यादा तो क्यों नहीं डालता? ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा 10th क्लास में, जब हम लोग आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, तो ये बताएंगे उस सर ये mc² वाला फार्मूला कौन सी क्लास में आता है? बेटा ये आएगा 10th क्लास के अंदर, एक चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। यहां तक समझ आया? एक बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि जो K एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कम है, उसमें पैदल लोग चलते धीरे धीरे, याद है? यस सर। फिर इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसमें स्कूटी वाले चलते हैं। इसकी एनर्जी और ज्यादा है तो इसमें कार वाले चलते हैं। इसकी एनर्जी और ज्यादा है, ये हाई अरे वो हाई स्पीड वाली कार बाइक नहीं आती, रेसिंग कार बाइक, सुपर बाइक, उसमें ये चलती हैं, ठीक है। क्यों? अब एक बात बता, अगर एक ही रोड पे सबको चलाएं तो ये सब मर नहीं जाएंगे सुपर कार के आगे? तो इन सबको कॉन्फ़िगरेट करके चलते हैं। तो ऐसी होती हैं सब चीजें। आई बात समझ? Yes, sir. क्लियरिटी है? ओके ओके बाय।